लाइव है। ओके, कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि मैं आपसे बताया था कि हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो यूनेस्को के द्वारा रजिस्टर्ड साइट हैं, ठीक है, भारत में, ठीक है, और इंडिया में जो है उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कितने हैं? 38 के आसपास हैं। 38 के 38 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम यूनेस्को के बारे में बात करें। यूनेस्को को बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। अब इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से वो है दिया मिर्जा, ठीक है। दिया मिर्जा कब तक रहेंगी? 2022 तक, ठीक है। अब अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यूनेस्को की हिस्ट्री की बात करें, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड ऑफ एजुकेशन, एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इस ट्रीटी में जो है कुल 43 जो मेंबर थे वो भाग लिए थे, और उन्होंने एक डिसाइड किया था कि नहीं, हमारे जो वर्ल्ड में जितने जो विश्व विरासत जिसको बोल रहे हैं, जो हमारी धरोहर है, उसको जो है संरक्षण देना चाहिए। इसके तहत जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी बुलाई गई। इस इंटरनेशनल ट्रीटी को बोला जाता है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। अब इसका जो एडॉप्टेंस है, ये तो उस टाइम प्रस्ताव या नहीं ऐसा होना चाहिए उसमें बात कही गई थी, लेकिन फाइनली 1972 में यूनेस्को को बनाया गया, ठीक है। अब यूनेस्को का मकसद क्या है? इनका यही मकसद है कि जितने भी हमारे जो बाय नेचर में और जो भी मतलब मेंबर हैं, ठीक है, या फिर जिनके मेंबर में जैसे कुल 193 मेंबर हैं, यानी 193 मेंबर का मतलब क्या है कि 193 देश हैं। तो इन देशों के कुल 193 देश हैं। तो कुल 193 देशों के अंदर जो विश्व विरासत धरोहर है, जैसे कोई नेचुरल साइट्स है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो यूनेस्को के पैरामीटर्स पे जो है फिट बैठते हैं, उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। अब देख लेते हैं कि उसका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा किसी भी साइट्स का। जैसे फिलहाल अभी 46 साइट्स जो है इंडिया की तरफ से रिकमेंडेड किए गए हैं यूनेस्को को कि इसको भी आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें। देखिए कि क्या होता है, ठीक है। आगे क्या जो डिसीजन आएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट से का जो चुनाव है, वो उसके के लिए 11 देश हैं, वही देश डिसाइड करते हैं। उसकी एक कमेटी है, कमेटी के साथ उसको डील किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि अगर सिलेक्शन के 10 पॉइंट उसमें मैच करते हैं तो उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि वो 10 पैरामीटर क्या क्या है। पहला पैरामीटर ये बोलता है कि वो मास्टरपीस होना चाहिए, किसका? ह्यूमन क्रिएटिविटी का जीनियस होना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी जो टाउन प्लानिंग है, उसका जो लैंडस्केप डिजाइन है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये बोलता है कि वो ऐसा सिविलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल कल्चर होना चाहिए कि उससे लगे कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तभी उसको संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी संरक्षण दिया जाएगा, नहीं। जो उसको लगेगा कि नहीं, इसका आगे चल के फ्यूचर में नहीं मिलने की आशंका है, तभी उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। फोर्थ नंबर पे ये बोलता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब बिल्डिंग है, उसका जो लैंडस्केप है, उसका जो और भी जो उसका हिस्ट्री है, वो कुछ लंबा रहा हो, ठीक है, उससे नंबर ऑफ पर्सन जुड़े हो और उनकी हिस्ट्री भी उनके साथ जुड़ी हो, तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तभी जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बोलता है, फिफ्थ नंबर पे बोल रहा है कि सॉरी, फिफ्थ नंबर पे है कि कोई ऐसा ट्रेडिशनल सेटलमेंट, लैंड यूज, जैसे सी एरिया है, वहाँ पे कोई ऐसा कल्चर डेवलप हुआ था पहले जो अब भी मौजूद है, लेकिन फ्यूचर में उसकी होने की चांसेस बहुत कम है, यानी वो रेयर मिलेंगे, ठीक है। वो विजिबल धीरे धीरे उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट में उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाएगा। जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है, उसको भी वर्ल्ड
हेरिटेज साइट बनाया गया। तो नंबर ऑफ जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, लेकिन देखना पड़ता है कि इस पैरामीटर में कौन से फिट आ रहे हैं या नहीं, तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। उसके बाद कहता है कि कुछ ऐसा कमेटी हो या फिर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट हो उसमें जो आ, वो फ्यूचर को भी डिसाइड करता हो और उसके द्वारा हिस्ट्री बयां की जाती हो, यानी कुछ उससे सिंबॉलिक हो जिससे लगे कि नहीं हमारा जो पास्ट है वो ऐसा था, तभी जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसके। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कोई सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना उसमें हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या हो, उसने नेचर की ब्यूटी बयां करता हो, उसे लगे कि नहीं ये नेचर को सबसे खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पैलेस है। ठीक है, नेचर का सबसे खूबसूरत पैलेस है, वहाँ की हवाएं, वहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे नंदा देवी का जो है, नंदा देवी वाटर फ्लावर पार्क, मतलब वहाँ नेचर की ब्यूटी देखने लायक बनती है। दैट्स वाई वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको रखा गया है। उसके बाद बोलता है कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, पृथ्वी पर ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जैसे पृथ्वी की हिस्ट्री भी उससे बयां होती हो। वहाँ पे उसपे रिकॉर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, वहाँ पे लगे कि वो ऐसा सिविलाइजेशन था जिसने कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया, कुछ ऐसा लैंड रिफॉर्म किया उन्होंने। ठीक है, तभी जो है उसको उससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हो, फ्यूचर को कुछ आप डायरेक्ट करते हो उससे, तभी जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जिससे हर इन्वायरमेंट की इकोलॉजी बनी रहती हो, तभी जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि कुछ ऐसे डेटाज हैं, जैसे कोई स्पीसीज हैं, कोई जैसे एनिमल्स है, कोई स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो नहीं उसको लगेगा कि नहीं उसको संरक्षण देना चाहिए। जैसे आपका मानस है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, सुंदरबन है, इनको भी जो है रखा गया है यूनेस्को के साइट में। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे जीव हैं जो फ्यूचर में चल के जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, तो इसलिए उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है, संरक्षण देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो है हमारे लिए वो इकोलॉजी सिस्टम को खराब कर सकते हैं, इकोलॉजी सिस्टम खराब हो सकती है उनके, अगर वो विलुप्त हो गए तो। वैसे ही नेचर की ब्यूटी अगर हम रक्षा नहीं करें तो ब्यूटी खराब हो जाएगी, यानी जो है अनचेंज अनसुटेबल चेंजेज आएंगे, टेम्परेचर बढ़ना, ये बहुत सी चीज़ें हम वेरी करती है। तभी जो है यूनेस्को का जो है ये लक्ष्य है कि जो है जिससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको जो है संरक्षण दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में टोटल जो है 30 कल्चरल साइट है, ठीक है, 7 नेचुरल साइट है, और दो जो है सॉरी एक जो है वो मिक्स है। मिक्स में आपका कौन सा आ जाता है? मिक्स में आ जाता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको पता है केरला से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? मुंबई तक। तो इसलिए इसको मिक्स रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर में दिया हुआ है वैसे ही हम सीरियल बाय सीरियल नंबर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके फैक्ट देखेंगे, फैक्ट क्या क्या रहेंगे, और साथ के साथ जो है इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और साथ में इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या है। अजंता कई केव है, आगरा है, एलोरा है, ताजमहल है। ठीक है, मलीपुरम का महाबलीपुरम का जो मोन्यूमेंट्स है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट, सन टेम्पल है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोवा का चर्च है, फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, हम्पी के मोन्यूमेंट्स हैं, खजुराहो का मोन्यूमेंट्स है, एलिफेंटा केव है। ठीक है, चोला अंपायर का जो 13 टेम्पल हैं वो है। ठीक है, उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, और उसके बाद सांची का स्तूप है। तो ये चीज़ें हैं जो हम डिटेल्स में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है, लिस्ट को ध्यान से देख सकते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, माउंटेन रेलवे है, महाबोधि टेम्पल है, रॉक सेटल भीमबेटका का है। ठीक है, उसके बाद पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, रेड फोर्ट है, जंतर मंतर जयपुर है, वेस्टर्न घाट है, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है। राजस्थान के जितने किले हैं, जितने फोर्ट हैं, वो सबको हेरिटेज साइट बनाया, हेरिटेज है। ठीक है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, 6 के आसपास है। 6 के 6 जो है आपको जो है डिटेल्स में बताए जाएंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, पोखरन फोर्ट है,
उसके बाद आमेर का किला है, जयपुर है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलेंगे। उसके बाद रानी की वाव है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल वर्क कहाँ का है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद सिटी अभी हेरिटेज साइट है। उसके बाद मुंबई के तो 3 विक्टोरिया रिलेटेड जो हैं, जिसमें घंटा घर है आपका, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, और भी 2-3 उसको भी डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद जयपुर सिटी को भी देखेंगे। तो ये टोटल 38 है, इसको जो हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है आगरा फोर्ट, ठीक है। आइए आगरा फोर्ट को डिस्कस करते हैं। आइए आगरा फोर्ट लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये आगरा फोर्ट कितने 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। अगर हम इसको ऐसे बोले तो 94 एकड़ में है ये, ठीक है। अब जिसकी जो दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची दीवारें हैं। कितनी हैं, 70 फीट ऊंची दीवारें हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि इस दीवार का जो निर्माण है वो राजस्थान से जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया। किसने करवाया था, ये इसका जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। लेकिन इसके इतिहास में ये भी कहा जाता है कि जो आगरा फोर्ट है वहाँ पे पहले एक, ठीक है, बादलगढ़ का किला हुआ करता था, जिस बादलगढ़ के किले पे कभी चौहान, कभी मोहम्मद गजनवी का भी वहां पे उससे रिलेटेड संबंध थे। लेकिन 1526 में जब बाबर और सिकंदर लोदी की जब लड़ाई होती है, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद जो है ये किला जो है लोदी बंद से जो है चला जाता है किसके पास, मुगलों के पास। उसके बाद मुगलों के पास जो है लोदी डायनेस्टी बाद मुगलों के पास जाता है। उसके बाद कई सालों तक मुगलों के पास रहता है। उसके बाद और भी डायनेस्टी आती है। उसके बाद जो है आगरा फोर्ट अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे उनका बैरक बन जाता है, ठीक है। अगर हम अगर इसकी हम और इतिहास के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण कराने के लिए 4,000 जो मतलब जो इम्पोर्टेंट वास्तुकार हैं उनको लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि इस किले के अंदर जो है बहुत सी अच्छी अच्छी इमारतें हैं। कुछ इमारतों का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, कुछ इमारतों का निर्माण जो है अकबर ने करवाया, कुछ का हुमायूं ने भी करवाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसी आगरा के किले में 1530 ईस्वी में हुमायूं का जो है राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आगरा फोर्ट में आपको तो मिल सकता है जहांगीर का महल देखने को, ठीक है, जहांगीर फोर्ट जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसी जहांगीर फोर्ट में एक अमर सिंह द्वार है। ये अमर सिंह वही है जो जहांगीर के टाइम में उनके जो है मुख्य सेना जो जो उनका जो मुख्य ऐसा बैरक था, बैरक का जो मेन सेना कह सकते हैं, मेन सेना के हेड थे वो अमर सिंह, इसके नाम पे जो अमर सिंह को दरवाजा बनाया गया। उसके बाद एक खास महल है। खास महल का जो निर्माण है वो हिंदू परंपरा को देखते हुए किया गया है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं उसके अंदर जाके। उसके अंदर एक शीश महल है, ठीक है। शीश महल को हरम बोला जाता है, जहाँ रानियाँ रहा करती थी, इसलिए उसका नाम शीश महल है। एक दीवाने खास है, दीवाने खास जो बेहतरीन संगमरमर, आपको कोहिनूर हीरा याद होगा, दीवाने आम, ये सब मयूर सिंहासन जिसको बोला जाता था दीवाने आम को, ठीक है। उसमें उसी के अंदर एक नगीना मस्जिद है जो शाहजहां ने निर्माण कराया था। एक मोती मस्जिद भी है। तो घूमने के पर्पज से आप ये देख सकते हैं। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो इससे कौन कौन से जो है राजा रिलेटेड थे, कौन कौन वंश थे, तो देखिए पहले तो मैंने आपको बताया लोधी डायनेस्टी। उसके बाद मुगल के बाद सूरी, शेरशाह सूरी का कब्जा रहा इस पे। जब आपको पता है कि 1530 के बाद और 1545 के बीच ये 15 साल का शासन किसका रहा, शेरशाह सूरी का, सूरी डायनेस्टी का, जिसमें जो है हुमायूं भागता फिरा, कभी मुल्तान भागा, कभी कहीं भागा, कहीं भागता भागता, ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते मर गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा हिस्टोरियन थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि हुमायूं का ज़िंदगी है वो लुढ़कते लुढ़कते खत्म हो गया। उसके बाद मराठाओं के बीच जब सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ तब इस पे कब्जा मुगलों का हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर 1803 ईस्वी से जब फाइनली जो है इसको ख़त्म कर दिया गया कि नहीं अब जो है ब्रिटिश शासन चलेगा और जो है मुगल जो है पेंशनर बन के रहेंगे, ठीक है। तब से ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गया, ठीक है। तो 1947 तक ये रहा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाद में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये रहा आगरा फोर्ट।
आगरा फोर्ट के बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे हमारा था आमेर का किला, सॉरी आमेर का किला नहीं, अजंता केव। तो आइए हम अजंता केव के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल अजंता केव क्या है। आइए अब बात कर लेते हैं अजंता केव के बारे में। देखिए, अगर अजंता केव की अगर हम बात करें तो अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र से 90 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले में बगोरा नदी के किनारे जो है सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट पे जो है एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला का मतलब है कि इसमें कुछ कुल जो है वो 30 केव हैं, 30 गुफाएं हैं, इसलिए जो है इसको अजंता केव कहा जाता है। ठीक है, अगर गुफाओं की अगर हम विकास के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो विकास है वो 2 चरण में किया गया था। पहले चरण में हीनयान जो है उसके मद्देनजर किया गया था, और दूसरा जो है महायान जो है बौद्ध के जो 2 पार्ट्स हुए थे उनके तहत किया गया था। देखिए, अब इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इसका प्रमाण जो है लिखित प्रमाण हमें मिलता है कि इसका जो विकास है वो 2000 बीसी से लेकर 650 बीसी तक हुआ है। यानी इससे अंदाज़ा लग सकता है कि एक टाइम तो वकाटत राजा हुए करते थे, हरिसेन हरिसेन के टाइम भी इसका एक विकास हुआ था। सेकेंड टाइम जो है इसका जो विकास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम हुआ था। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम जो है फाहियान जो चीनी यात्री थे वो आए थे और अपनी यात्रा वृत्तांत में इसको लिखा था कि यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं जिसमें जो है बौद्ध की जो है जानकारी मिलती है। साथ में जो है हेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, कब आए थे 606 से लेकर, हर्षवर्धन का टाइम क्या था 606 से 647 ईसा पूर्व, तो वो इतना। अब इसमें कुछ चित्रकारियाँ मिलती है जो बुद्ध के जातक कथाओं से रिलेटेड है। अ, अब अजंता केव को जो है 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। साथ में अगर हम विकास की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 5वीं शताब्दी में कुछ विकास हुआ था इसका और कुछ 11वीं शताब्दी में विकास हुआ। यानी पहला चरण कब रहा 200 ईस्वी से लेकर 650 बीसी तक, और दूसरा चरण वो रहा 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब देख लेते हैं, जैसे आपको रखता क्या है कि ये रॉक कट पेंटिंग है, सॉरी रॉक कट है, यानी ये जो है गुफा काट के बनाया गया है। ठीक है, गुफा काट के बनाया है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, जो 29 केव मिली है वो सब किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो ये जो है अजंता केव जो है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। अब इस गुफा में कुछ चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, इस गुफा में कुछ चित्रकारियाँ मिलती है जिसको हम फ्रैक्सो फ्रैक्सो पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रैक्सो पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है लाल रंग की प्रचुर मात्रा मिलती है। ठीक है, रेड कलर तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जो है नीले रंग की अनुपस्थिति है। ठीक है, तो अगर पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उसी से रिलेटेड है एलोरा केव। तो आइए बात कर लेते हैं एलोरा केव के बारे में। तो एलोरा केव जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ही पास है। ठीक है, लेकिन ये जो अजंता की केव है उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पर्वत श्रृंखला में आती है, तो ये आती है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, अब एलोरा की बात करें तो इसमें कुल जो है 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिसमें जो 17 गुफाएं जो है 17 गुफाएं जो है वो ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, 12 बौद्ध से संबंधित है और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो कुछ कुल 34 गुफाएं अभी तक पाई गई है। अगर हम विकास की बात करें, यानी गुफाओं की अगर हम विकास की बात करें, तो इसकी जो विकास है वो 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ है। अब अगर बात करें तो इसमें कौन सी शैली उपयोग की गई है, तो इसमें जो है विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसी शैलियों का विकास किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका निर्माण, तो इसका निर्माण ये बताया जाता है कि राजपूत राजाओं के द्वारा इसका निर्माण की शुरुआत की गई थी।
राजपूत राजाओं के द्वारा जो है इसका शुरुआत की गई थी। राजपूत वंश के जो राजा थे उसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये गुफा जो है विशेष विषय जो स्थापत्य शैली को, प्रकृति को दर्शाती है। अब बात करें कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया, तो 1983 में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा बनाया गया। ठीक है। अगर हम एलोरा की गुफाओं में अगर हम मंदिरों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो है कैलासा मंदिर। ठीक है, कैलासा मंदिर, ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा माना जाता है। और ये कौन से गुफा में है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो गुफा नंबर 16 में है जो है ये कैलाश मंदिर स्थित है। ठीक है, ये जो है कैलाश मंदिर गुफा नंबर जो भगवान शिव से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि एलोरा की बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म और जैन गुफाएं मध्य भारत में पैठान से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफाएं हैं वो जो है एलोरा की जो बौद्ध और ब्राह्मण और जैन की गुफाएं हैं वो मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले रास्ते जो व्यापारिक मार्ग था उसी के बीचों बीच बनाया गया, ताकि जो है लोग इसको देख सके। और इससे जो है राजपूत वंश का जो है एक अनूठा उदाहरण था कि उन्होंने ऐसा काम किया। इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गुफाओं को काट के एक मंदिर का, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक पहाड़ है, इसी पहाड़ को काट के जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अब कुछ बात करते हैं, जैसे मैंने सह्याद्री की बात की, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट के स्थानीय रूप से महाराष्ट्र के सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल के अन्नामलाई पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और ये तीनों को मिला के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोली जाती है। तो कौन कौन सी आती है इसमें, कर्नाटक की सह्याद्री, तमिलनाडु की नीलगिरी और अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये सब किसमें है, वेस्टर्न घाट में आती हैं। ठीक है, तो ये थी एलोरा केव के बारे में। अगर नेक्स्ट हमारा रहेगा 4th नंबर पे ताजमहल। तो आइए अब देखते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को बोला जाता है कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का एक नया उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में इसको बनवाया था। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे 7 अजूबा हैं, वर्ल्ड के 7 अजूबा, इसमें अजूबों में भी ताजमहल को शामिल किया गया और सन 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। आइए जानते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि केवल 15 साल में इसके गुंबज का निर्माण हुआ। जो इसके ये गुंबज है इसका निर्माण करने में 15 साल लगे। अगर हम बात करें तो कुछ 42 एकड़ में फैला हुआ है ताजमहल। ठीक है, करीब 20,000 मजदूर काम किए। ठीक है, 22 साल का समय लगा। कितने साल, 22 साल का समय लगा। ठीक है, 22 साल का समय लगा। 22 साल का समय लगा। कब से कब तक बना, 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक जो है ताजमहल का निर्माण होते रह गया। ऐसा कहा जाता है कि इसको काम करने के लिए 1000 हाथियों के से पत्थरों का जो संगमरमर है उसको लाया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह 1000 हाथियों को रखा गया था केवल पत्थरों को ढोने के लिए। ठीक है, पत्थरों को ढोने के लिए रखा जाता है। अब अगर इसके बारे में हम बात बताएं तो कहा जाता है कि कम से कम 28 किस्म के पत्थर लगाए गए हैं। कितने, 28 किस्म के पत्थर लगाए हैं। जो ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान से मंगाए गए थे। इसके अलावा जो है संगमरमर वगैरह जो है राजस्थान से भी मंगाए गए थे। तो ये ताजमहल की जो है कुछ इतिहास है। अब ये कहा जाता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो लकड़ी पे टिका हुआ है। ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो किस पे टिका हुआ है, लकड़ी पे टिका हुआ है, यानी वुडन फाउंडेशन है। इसकी फाउंडेशन कैसी है, वुडन फाउंडेशन है। ठीक है, अब बोला जाता है कि ये भी बोला जाता है कि कुछ लोगों का ये दावा है कि ये पहले शिव मंदिर था। शिव मंदिर के तोड़कर जो है ये ताजमहल का निर्माण किया गया है। इसका क्या साक्ष्य है इसका, और यही बताया जाता है कि पहले ये जो है शिव मंदिर था, इसको फिर जिसका नाम तेजो महालय कहा जाता था। लेकिन ये क्या
सत्य है क्या असत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं है, और हिस्ट्री में भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए जो है इसको नहीं बताया जाता है किसी को। अब बोला जाता है कि ताजमहल जो है कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। इसकी एक और फैक्ट है कि 183 से 5 फुट और ऊंचा है ताजमहल। तो ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार से जो है वो 5 फीट और ऊंची है। अब बोला जाए कि ताजमहल तो आगरा में है, तो नकली ताजमहल कहाँ है? तो नकली ताजमहल भी है, ठीक है। और नकली ताजमहल कहाँ है? जिसको बोला जाता है बीबी का मकबरा, और बनवाया किसने था? औरंगजेब ने, ठीक है। बीबी का मकबरा जिसको बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये रही ताजमहल से। विशेष इतिहास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है फैक्ट जानते हैं कौन कौन से हैं। तो ताजमहल है, ताजमहल के बाद देखते हैं कौन सा है। देखिए 5वें नंबर पे है हमारा द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। देखिए महाबलीपुरम का जो है, पहले तो इसको समझते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। इसका जो नाम कैसे पड़ा, ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। ये वही महाबली है जो विष्णु के 52 अवतार के 3 पग, जो आपने सुना होगा कहानी कि 3 पग में जो है भूमि दान करने की बात कही थी। तो भगवान वामन भगवान ने जो है 2 पग में आकाश पताल नाप लिया था, और तीसरा पग फिर महाबली से पूछा गया कि अब कहाँ रखे, तो महाबली ने कहा कि अब मेरे सर पे रख दीजिए। तो भगवान वामन ने अपना पैर उनके सर पे रख दिया था। तो ये कुछ कहानी है जो कहा जाता है, इसी पे जो है कहा गया कि भगवान वामन ने महाबली को जो है इसी जहाँ पे उनका पैर रखा था उन्हीं इलाके को उनका संरक्षण बनाकर उसको रख दिया। और ऐसा माना जाता है कि महाबली जो है अभी भी जिंदा है और केरल में इनकी पूजा होती है। तो इससे ये पता चल गया कि केरल जो है महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, और वो केरल में है। अब बात आती है कि कुल जो महाबलीपुरम का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है टोटल 40 टेम्पल हैं। कितने टेम्पल हैं? कुछ 40 टेम्पल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं उसको हम बात कर लेते हैं। अब ये भी कहा कहते हैं कि जो पल्लव राजा नरसिंह देव बर्मन थे, ठीक है, जिसका नाम आप ममल्ला जाना जाता है, ममल्ला से जाना जाता है, ठीक है। तो ममल्लापुरम रखने के बाद उसके ममल्लापुरम रखा, उसके बाद जो है इसको महाबलीपुरम कहा जाने लगा। तो ये रहा, ये बात तो थी ये कुछ जो नामकरण था, ये जो बामन कथा थी विष्णु पुराण वगैरह से मिलती है। लेकिन जो एक साथ है वो मामलापुरम था, ठीक है, जो नरसिंह देव बर्मन के द्वारा इसको बनाया गया था। बाद में इसको जो नामकरण करके महाबलीपुरम किया गया, और पहले महाबलीपुरम था, फिर मामलापुरम किया गया, मामलापुरम किया गया, उसके बाद जो इसका फिर महाबलीपुरम कर दिया गया। देखिए 7वीं से 10वीं शताब्दी, आपको पता होगा 7वीं से 10वीं शताब्दी जो है वो पल्लव राजाओं के नाम रहा था, यानी पल्लव शासक जो है वो केरल में राज किया करते थे इस इलाके में। अब जो ये आप देख रहे हैं ये है शोर मंदिर। देखिए शोर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम समुद्र तट के स्थित है, और ये प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि ये प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। अब ऐसा माना जाता है कि जो है ये भगवान विष्णु और भगवान शिव को जो है ये समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। ये भगवान, अब इसको देखा जाता है तो ये एक स्टोन टेम्पल, यानी ये एक स्टोन पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है, पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन ये जो कौन से पत्थर है, ये ग्रेनाइट पत्थर है, ये ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए जो है इसको स्टोन टेम्पल भी बोला जाता है। लेकिन ये अद्भुत है, इसके अंदर मूर्तियां भी हैं। आप जब घूमने का इच्छा हो तो एक शोर मंदिर है, इसी का सबसे बेहतरीन मंदिर शोर मंदिर है। एक पंचरथ मंदिर है, मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा देता हूँ पंचरथ मंदिर। ये जो पंचरथ मंदिर है इसका निर्माण जो है इसको पंच पांडव रथ भी बोला जाता है, पंच पांडव रथ भी बोला जाता है। और इसकी अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 7वीं सदी में, ठीक है, महेंद्र देव बर्मन ने करवाया था। ये वही महेंद्र देव है नरसिंह देव बर्मन के
पुत्र, मतलब इन्हीं के पुत्र थे। महेंद्र देव बर्मन के पुत्र कौन थे? नरसिंह देव बर्मन प्रथम। ठीक है, तो इनके द्वारा ये किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो है पंचरथ जो है, ये पंचरथ मंदिर जो है, ये धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ, 5 रथ बोला जाता है, इसलिए इसको पंचरथ मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, तो पांडव से रिलेटेड है इसलिए इसको पंचरथ मंदिर भी बोला जाता है। एक है गंगा अवतरक का स्मारक, उसको भी देख लेते हैं वो कैसे है। तो ये है आपका पंचरथ मंदिर। अब यहाँ जो आप फिगर में देख रहे हैं वो अलाकंठेश्वर टेम्पल है। ये जो है स्पेशली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और ये उसी महाबलीपुरम का जो ग्रुप है उसी में ये सबसे फेमस मंदिर है। तो सबसे फेमस इसलिए है क्योंकि ये टॉप पे बना है, और ये जो रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, ये जो है स्टोन टेम्पल ये भी है, लेकिन ये रॉक कट है, यानी सबसे चोटी पे बना हुआ है, इसलिए किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। आइए देखते हैं इस ग्रुप पे कुछ और भी मंदिर हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और भी है जिसको बोला जाता है कृष्ण की मक्खन गेंद। कृष्ण की मक्खन गेंद, ये एक कुछ नहीं है, एक 12 वर्ष पुराना एक पत्थर है, ठीक है, एक स्टोन है, ठीक है, राउंड शेप में है। ऐसा माना जाता है कि 1908 ईस्वी में, ठीक है, जब मद्रास के गवर्नर थे आर्थर, ठीक है, मद्रास के गवर्नर कौन थे? आर्थर। उसने बोला था कि कुछ नहीं है, एक एक्सीडेंट के कारण जो है ये एक पत्थर का टुकड़ा बीच में रख आ गया है, तो इसको हटाया जा सकता है। उसने किया कि उसने 7 हाथियों से इस पत्थर को खिंचवाया था, ठीक है, लेकिन ये पत्थर 1 इंच भी, यानी 1 सेंटीमीटर भी टच से मस नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है ये थोड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ है, और साथ के साथ जो है इससे पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाबलीपुरम का भी एक टेम्पल है। अब इसे मंदिर बोला जाता है, एक पार्ट है जिसको बोला जाता है कृष्ण की माखन गेंद, ठीक है। और अगर पत्थर की बात करें तो 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। 5 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई है जो 20 फीट है। तो ये भी उस मंदिर का ही पार्ट है। आइए और देखते हैं कुछ और मंदिर है, ठीक है। एक तो एक टाइगर गुफा है, ठीक है। तो टाइगर गुफा कुछ खास नहीं है, मैं आपको डिस्कस कर ही देता हूँ उसको भी। एक टाइगर गुफा है, ठीक है, टाइगर केव। तो टाइगर केव की जो खासियत यही है कि इसके जो पत्थर हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं और उसको यूज करके पेंटिंग बनाई गई है। क्या बनाई गई है? उसको यूज करके जो है पेंटिंग बनाई गई है, और पेंटिंग ऐसा है जैसे लगता है कि वो मूर्तियां हैं, ठीक है। तो जब मान के चलिए कि ये एक पत्थर है, और पत्थर के बाहर की तरफ जो है निकाला गया है, और उस पे शेर की मूर्तियां बनी हुई है। शेर की मूर्तियां, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये एक सीध में है, लेकिन यहाँ से जो है बाहर की तरफ जो है शेर की मूर्तियां बनाई गई है, और ये गुफा में है। सपोज ये गुफा है, और गुफा में जो ऐसे तरफ निकाल के मूर्तियां बनी है, तो ये भी महाबलीपुरम के ही के अंदर आती है, ये गुफा है, ठीक है। और बोला जाता है कि ये सबसे बेहतरीन कलाकारी है उस टाइम की, जिस टाइम इस गुफा का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि मैंने आपको बताया कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक किसका राज्य था? पल्लव राजाओं का था। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो पल्लव शासकों ने करवाया होगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पल्लव शासकों ने करवाया होगा। आइए आगे चल देखते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कांचीपुरम में एक फेमस जगह है, ठीक है। कांचीपुरम एक फेमस जगह है, मतलब कि जैसे ये पिक्चर दिख रहे हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई है। ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ से पत्थरों को काट करके ऐसा माना गया है कि यहाँ से खोद खोद कर जो है गंगा की उत्पत्ति को दिखाया गया है, कि ऐसा माना जाए कि गंगा की जो उत्पत्ति है वो पहाड़ों के बीच से हुई है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो जो है इसको बताया जाता है कि 96 इंटू 43 फीट का जो है एरिया है, और उसमें ये दिखाया गया है कि गंगा की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। तो उसको बोला जाता है कि गंगा का अवतरण स्मारक, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थरों के बीच में ऐसा
दिखाया गया है कि गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि शिव की जटा से जो गंगा निकलती है, सेम वही चीज़ इसको वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसको बोला जाता है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, और इसको बोला जाता है कि ये जो है गंगा का अवतरक स्मारक बोला जाता है इसको, गंगा का अवतरण स्मारक। ठीक है, गंगा का अवतरण स्मारक। तो ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो अब जो वो मैंने पत्थर बताया था, पत्थर में एक बहुत मजा रखेगा, वो ढलान पे 45 डिग्री पे टिका हुआ है। ढलान पे जो है 45 डिग्री पे टिका, सोचिए उतना बड़ा पत्थर उस पे टिका हुआ है, इसका मतलब कुछ इसमें जादुई या फिर जो ऐसा बोल सकते हैं जैसे धार्मिक कथाओं में जैसे मिलता है उससे संबंधित कुछ ऐसा हो सकता है।